राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन। ठीक है, आठवां वेतन आयोग। हम सब देखते हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया किससे चल रही है? पैसे से। बिना पैसे के कोई भी चीज़ नहीं होती है। और सैलरीज इंक्रीज होना सभी को अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी सैलरीज अगर आपकी बढ़ती हैं, आप कोई काम करते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी आएगा तो उससे क्या होगा, आपके जो और जो खर्च हैं आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। राइट। सो अब यहाँ अगर आज जो हम बात करने वाले हैं और खबर कुछ इस तरह की आई कि प्रधानमंत्री जी या हम बोले केंद्र सरकार ने एक मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग हुई और एट्थ पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये पे कमीशन होता क्यों है, क्यों बनाया जाता है? जैसे नाम से पता चलता है कि पे कमीशन, इट मीन सैलरी या तनख्वाह। और तनख्वाह को बढ़ाने के लिए जो एडवाइस देगा, जो सिफारिशें देगा, जो एक बॉडी बनाई जाएगी, उसे कहा गया है पे कमीशन या वेतन आयोग। अब तक भारत में 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। अब ये 8वां वेतन आयोग के लिए कैबिनेट, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जैसी खबर आई तो बड़ी चर्चा होने लग गई। ये अश्विनी जी आए, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मतलब ट्विटर पे हम सभी देखते हैं, प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने भी कहा। और बड़ी कमाल की बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन क्या होता है? उपभोग बढ़ेगा, हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। इट मीन्स ये सिर्फ आप इसको ये नहीं देखें कि तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है, बल्कि ये बात ये हो रही है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो लोगों के पॉकेट में पैसा होना चाहिए। राइट। मैं यहाँ इसे स्टार्ट करूँ उसके पहले एक बात और जोड़ना चाहूँगा। बहुत समय पुरानी बात है, लगभग 1929 की बात है। एक महामंदी या जिसे बोलते ग्रेट डिप्रेशन आया था। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो नहीं जानते कहानी सुने समझ जाएंगे। तो दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक स्थिति ऐसी आती है 1929 का, जिसे ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, अर्थात महान आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, अब आपके मतलब मंदी क्या चीज़ होती है, ऐसे समझ जाइए कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आपने यहाँ से इंदौर जाना है या दिल्ली जाना है, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी की रफ्तार अगर 120 पे चलेगी ट्रेन की तो आप जल्दी पहुँचेंगे। अगर उसकी रफ्तार 40 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, तो वो कितना ज़्यादा समय लेगी? 3 गुना ज़्यादा समय लेगी। तो समझ जाइए किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर पर्याप्त रफ्तार पे नहीं चल रही है, अर्थात वहाँ पे लोगों के पास पर्याप्त इनकम नहीं है, और जब इनकम नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का चेन भी प्रभावित होगी। कुल मिलाकर के जब डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होगी तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था खराब होने लग जाएगी। डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा? नए रोजगार सृजित नहीं होंगे। फैक्ट्री में आप नए कपड़े नहीं मांगेंगे, नया टीवी, नया फ़ोन, नई गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी आप नया नहीं मांगेंगे। जब नया नहीं मांगेंगे तो जो लोग उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन लोगों के पास डिमांड नहीं होगी, तो नए रोजगार वहाँ क्रिएट नहीं होंगे। नए रोजगार नहीं होंगे तो क्या होगा? गरीबी होगी, भुखमरी होगी, बेकारी होगी, इस तरह की स्थितियाँ। और ये स्थितियाँ सदैव हर देश के लिए समस्या पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश कितने लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करा पाएगा? पॉसिबल नहीं है। भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो जहाँ पे लगभग लगभग 145 करोड़ हम पहुँच चुके हैं, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इस देश की है। और आज भी कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक मंचों से कई बार हमारे राजनेता कहते हैं कि भारत की 80 करोड़ जनता को सस्ता अनाज सरकार उपलब्ध करा रही है। विडंबना है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सस्ता अनाज है वो लेना पड़ रहा है। इट मीन्स गरीबी है भारत में। राइट। तो यहाँ हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे कंजम्पशन की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये किसके लिए है, इस बात को समझे, किसके लिए ये चीज? ये है सरकारी कर्मचारियों के लिए, और वो भी किसके लिए? केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन जब जब कभी भी इस तरह के वेतन आयोग बनाए गए हैं केंद्र में, तो राज्यों के कर्मचारियों ने भी आंदोलन करके राज्यों की सरकारों के ऊपर दबाव डाला है और वहां पे लागू हुए। क्लियर है? ऐसे में अगर मान लीजिए ये लागू होती इसकी सिफारिशें, और जब लागू होंगी सिफारिशें, तनख्वाह सबकी बढ़ जाएगी तो डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो इट मीन्स क्या होगा? अर्थव्यवस्था तेजी से चलेगी। और हमने सोचा कि हमें तब तक भारत को क्या विकसित देश बना देना है, वो हम कंप्लीट अचीव कर पाएंगे उस चीज़ को, उस गोल को। और ऐसे में हम सबको फायदा है।
क्योंकि जब डिमांड क्रिएट होगी, आप सबके घरों में आपके पिताजी की, माताजी जो वर्किंग है, उन सब की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा, इट मीन्स हम और ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो नए रोजगार और बनेंगे, सरकार के पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में सभी का भला होगा। लेकिन समस्याएं भी आती हैं। जब ज़्यादा पैसा आपकी जेब में होता है तो आप ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, और किसी चीज़ का प्रोडक्शन उस वक्त कम हो गया तो स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे। उसके दाम जब बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है? अब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ करके इससे चलेंगे, क्योंकि कंजम्पशन की बात जहाँ की उन्होंने क्या कहा, देखिए कितनी बढ़िया, improve quality of life and give a boost to consumption। देखिए इस बात पे लाइन दीजिएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जो जीवन स्तर है वो उठेगा। और देखो जीवन स्तर हमारा तभी उठता है जब हमारी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है। क्लियर है? सो उनका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। और ये कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे दिल्ली में इलेक्शन है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 8वां वेतन आयोग की घोषणा की है। हर राजनीतिक दल ऐसे ही करता है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कहेगी नहीं नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसको मौका मिलता वो करता। तो इसमें कोई बुराई करने वाली बात नहीं कि हम इस बात पे जाएं, हमें इस पे जाना है कि इससे बेनिफिट क्या होंगे और इसका असर जो अर्थव्यवस्था पे होगा, दोनों तरह का असर होगा, सकारात्मक और नकारात्मक, वो देखना हमें। क्लियर है? राइट। सो ये ध्यान रखिएगा कि पहला वेतन आयोग कब बनाया गया था। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मई 1946 में। तो पहला वेतन आयोग कब गठित किया गया था? मई 1946 में बनाया गया था। तो यहाँ पर आज जो आप आपके सामने जो नोट्स देखेंगे या मेरी बातों को सुनेंगे, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैं ओरिएंटेशन को लेकर चलूँगा। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। राइट। सो अब यहाँ देखते हैं कि देखिए बहुत क्लियरली एक पता चल रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए बनता है ये वेतन आयोग? जो केंद्र सरकार गठित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसमें क्या होगा, उनके वेतन, सैलरीज हो जाएंगी, अलाउंसेज हो जाएंगी, पेंशन, इन सभी चीज़ों पे, और इसके अलावा अदर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन सबको, उन सब चीज़ों पे ये क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, कितना बढ़ाना चाहिए वो सब देखेंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है ये बनाया जाना है। अब ये जो अभी बनाया गया तो इसकी रिकमेंडेशन कब तक आ जाएगी? 2026 तक इसकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी। अब सवाल आता है लागू कब किया जाएगा, कैसे बनता है, क्या होता है, किन किन लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, किन को इसके अंतर्गत इसकी सिफारिशें लागू नहीं होती हैं। ये सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग को सिंपल सा देखिए, एक हाई लेवल कमेटी है। क्योंकि क्या एक समझ जाइए इसमें कि या तो कोई रिटायर्ड जज होगा या कोई बड़ा अधिकारी होगा जिसे इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। और वो देखिए, अब अगर देखें तो एक तरह की क्या ये हाई लेवल कमेटी है। और जो पिछला वेतन आयोग गठित किया गया था वो बनाया गया था 2014। अभी कितना चल रहा है? 2024। और इसकी रिकमेंडेशन कब लागू हुई थी? 2016। तो पहला एक और प्रश्न का उत्तर पता चलेगा आपको कि अगर पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि वेतन आयोग कितने कितने सालों पे गठित किया जाता है, 10-10 सालों पे किया जाता है। क्लियर है? एक तो हमें ये पता चल जा रहा है। अब आता है कि वेतन आयोग बनाने का मकसद क्या है। सिंपल सा बात है, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखना और उसके हिसाब से एक सम्मानजनक बढ़ोतरी करना सैलरीज में, वेतन में। क्लियर है? जब आपको लिखना पड़ेगा तो इसी तरह की भाषा लिखनी है। क्लियर है? इसी तरह की लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा और दूसरी बातें नहीं, क्योंकि बातें हम जब एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बातें करते हैं, बट हमें इसी तरह की भाषा वहाँ इस्तेमाल करनी होगी। राइट। सो अब ये क्या करेंगे, हम अगला देखते हैं। इसका गठन कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है। तो देखें, वेतन आयोग हर 10 साल पर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, सरकार के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि भाई जरूरी है आपको करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है, नहीं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। 10-10 सालों पे किया जाता है। ठीक है, तो 10 साल से पहले भी कर सकती है। अगर हम कहें कि 2014 और सिफारिशें कब हुई लागू? 2016 में, तो उसके हिसाब से तो अभी कुछ और समय चला जाता, 26 में भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा पहले कर दो। हालांकि उसका एक अपना राजनीतिक वो भी है रीज़न कि 29 में इलेक्शंस भी होंगे लोकसभा के, तो उसके पहले ही चीज़ों को कर दिया जाए। राइट। सो एक हमने यहाँ देखा कि 10-10 साल का, तो ये पता चल गया हमें। देन सेकेंडरी आता है कि क्या वेतन आयोग किसी की सिफारिश पर नहीं, सरकार का विशेष अधिकार है, सरकार जब चाहे तब करे। ऐसा नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि निश्चित इतनी तारीख पे आपको करना पड़ेगा, इतने सालों पे करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसका जो चेयरमैन बनाया जाएगा तो वो कौन होंगे? वो होंगे जज। ठीक है,
जज बनाया जाएगा, किसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा, या फिर कोई बहुत ही हाई लेवल पे जो पोस्टेड ऑफिसर होंगे उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स होंगे उन्हें क्या होंगे, जिन्हें फाइनेंस का, इकोनॉमी का, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इन सब का बहुत अच्छे से जिनको अनुभव होगा उनको इसमें मेंबर बनाया जाएगा। क्लियर है? अब सवाल आता है कि भाई ठीक है, वेतन आयोग बना दिया गया है, क्यों बनाया जा रहा है ये पता चला, लेकिन सैलरी डिसाइड कैसे करेंगे कि कितनी बढ़ोतरी करना है, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करना है, इस बात को कौन तय करेगा? राइट, इसको तय करने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया चूज कर रखे कि कैसे करेंगे। वो कहेंगे कि भाई महंगाई की दर क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है। महंगाई की दर को देखेंगे कि भाई अभी जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमाता है 10,000, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है तो वो इफेक्टिव उसको नहीं पड़ता, उसको 6 या 7 हज़ार पड़ता होगा वो, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। राइट, सो उस हिसाब से ये देखेंगे कि महंगाई दर में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई, उसके हिसाब से ही हम ये बढ़ाएं। राइट, उसके हिसाब से तनख्वाह बढ़ाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति उसे सम्मानजनक तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसको एक अच्छी जीवन शैली मिले। देन फिर देखा जाएगा कि सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या सरकार इतने जो बढ़ोतरी होगी इतने पैसे देने में सक्षम है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। ठीक है, इन सारी बातों को देखना होगा, अर्थात आप बढ़ाते तो चले जाएं और पता चला सरकार क्या कर रही है, घाटे में चली जा रही है, तो हमें डेवलपमेंटल भी काम भी तो करने हैं, उस पर भी पैसा खर्च करना है। तो अगर स्थिति ऐसी ना बन जाए कि आप लोगों को, कर्मचारियों को खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं और सरकार कर्ज के बोझ के तले दबती चली जाए, ऐसी स्थितियां ना पैदा हों, तो इस बात को देखा जाता है। देन इसके अलावा कुछ और बिल्कुल देखा जाता है, वर्कर्स या कर्मचारियों का परफॉर्मेंस, कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं। और देखिए ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, अगर परफॉर्मेंस से सैलरी को नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसके साथ अन्याय हो जाएगा कि बस इतनी बढ़ा दो, नहीं, आप परफॉर्म कैसे करते हो, उन सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। और एक चीज़ और देखा जाता है कि अगर जो बढ़ोतरी की जाएगी उससे कर्मचारी के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आएगा, मोटिवेशन मिलता है और बेहतर तरीके से काम करेंगे, बोलेंगे अरे करप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली नहीं तो लोग सरकारी नौकरियों में आने के कुछ रीज़न हैं, उनमें एक बड़ा रीज़न भी करप्शन होता है। हालांकि ज़्यादातर लोग क्यों आते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक बेहतर, एक सिक्योर जॉब में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, इसके अलावा लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, इसलिए लोग जाते हैं बड़े लेवल के पदों पे। लेकिन अगर निचले स्तर के अगर पदों की बात करें तो वहाँ पे लोग जाते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कोरोना आया तो प्राइवेट सेक्टर में चाहे लोग कितना भी कमाते होंगे, कुछ समय के लिए तो उनका सारा कारोबार बंद हो गया, एकदम सब कुछ खत्म, लग रहा कि लाइफ अब दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो सैलरीड लोग थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उनका क्या हुआ, उनको हर महीने एक निश्चित सैलरी आती रहती थी, उनका खर्चे अच्छे से चलते रहे, उनके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ इस बात का कि घर में लॉकडाउन में रहना पड़ा, लेकिन आर्थिक तौर पे उन्हें उतने नुकसान नहीं हुए। क्लियर है, समझिएगा इस बात को। सो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और आएगा कि बाजार में देखा जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, या बाजार के वेतन का तात्पर्य है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने कर्मचारियों को कितना वेतन दे रही हैं। तो इस तरह का वेतन तय किया जाए कि जो प्रतिभा है, जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया काम कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा स्किल है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अच्छी वेजेस या अच्छी सैलरीज दे करके कि आप आइए सरकार के अंदर रह करके काम कीजिए, हम आपको उतनी बढ़िया सुविधाएं देंगे और सैलरीज अच्छी सी देंगे जिससे कि आप जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो यहाँ जाएं। आपको क्या लगता है वर्तमान में भी कितनी होगी, लगभग हाईएस्ट जो होती है सैलरी कितनी है, लगभग 2.5 लाख। लेकिन अगर आप उसमें सोचेंगे कि उसमें डियरनेस अलाउंस वगैरह जो महंगाई भत्ता है जोड़ दें तो 2.5 के डबल कर दीजिए, 5 लाख। तो वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा तनख्वाह अगर किसी को मिलती है तो वो पहुंच जाती है 5 लाख तक। और वैसे देखा जाए राष्ट्रपति जी का भी लगभग उतना ही है, कितना है, 5,08,000 के आसपास है, कुछ ऐसे 18,000, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि 4 ऐसे आधार देखे कि भाई इन्फ्लेशन का रेट क्या है, वो देखा जाएगा, कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो देखा जाएगा, कर्मचारी को परफॉर्मेंस कैसा है और बढ़ाने के बाद कितना पॉजिटिव चेंजेस आएगा कर्मचारियों के काम काज में, वो देखा जाएगा। और देखा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखें तो एक कॉम्पिटिटिव बना दें, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अच्छे लोग जा रहे हैं, अच्छे स्किल पर्सन जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आकर के काम करने के लिए उनको प्रेरणा मिले। अब देखते हैं, देखिए वेतन आयोग जो है ये जो रिकमेंडेशन देता है तो किस तरह की रिकमेंडेशन देता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है कर्मचारियों के ऊपर, राइट, इसे देखना जरूरी है। तो अगर देखें तो देखिए सीधी सीधी सी बात है कि एक तो वेतन में वृद्धि होगी, उनकी सैलरीज इंक्रीज हो जाएंगी,
पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, उनकी जो पेंशन मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। देन इसके अलावा उन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे वो घर जिसमें रहते हैं उनको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू क्या होता है, जो पे स्केल होता है उसके अकॉर्डिंगली हर अधिकारी का अलग अलग तरीके से तय किया जाता है। और क्या होगा, जो नए कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी भर्ती में भी, राइट, क्योंकि जब आप नए तौर पे आप भी जाएंगे तो आपको पता रहेगा अच्छा इतनी सैलरीज मिलना है, कैसे होना है, क्या होना है, तो सारी चीज़ों के लिए वो तय करते हैं। तो इनकी जो रिकमेंडेशन है वो हर जगह काम आती हैं। क्लियर है। सो अब देखते हैं वेतन आयोग से जो सिफारिशें की जाती हैं, तो आखिर किस किस को मिलता है इनका फ़ायदा। अगर हम देखें सीधे सीधे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेतन आयोग, जो अभी 8वां वेतन आयोग गठित किया, इसकी रिकमेंडेशन को कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा। पहली बात, कुछ निगेशन मेथड लगा के पढ़ते हैं। जुडिशरी पे लागू नहीं होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इससे बाहर हो जाएंगे, राइट, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। देन फिर क्या होगा, पीएसयूज, नहीं, पीएसयूज पे देखिए क्या होगा, पब्लिक सेक्टर के जो हैं जितने भी हैं पीएसयूज हैं, या ऑटोनमस बॉडी हैं, या फिर रूरल इलाकों का जो ग्रामीण डाक सेवा है, ये सब भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए अलग से होता है। बट कहीं ना कहीं काम करती है सिफारिशें कि अगर उनको दिया जा रहा है तो हमें भी दिया जाए, कर्मचारी स्तर की डिमांड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखें, जो सिविल सर्विसेज के दायरे में आते हैं वही कर्मचारी इसमें होंगे। इसके अलावा वो कर्मचारी होंगे जिन्हें कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड अर्थात संचित निधि से वेतन दिया जाता है। क्लियर है। तो कौन कौन नहीं होंगे, जुडिशरी के लोग नहीं होंगे। कौन से जुडिशरी के लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नहीं होंगे, उनके लिए अलग तरह से वेतन तय किया जाता है। इसके अलावा पीएसयूज के लोग नहीं होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएसयूज वाले नहीं होंगे। कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो स्वायत्ता जिन्हें प्राप्त है, जिस कुछ इस तरह के संगठन है, वो भी इसके अंतर्गत लागू नहीं होंगे, उनके ऊपर भी इसकी सिफारिशें लागू नहीं होंगी। देन अब क्या क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, समझने वाली बात है, क्योंकि हमने कहा कि देखिए उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, मोदी जी ने भी यही बात की, मेरे प्रधानमंत्री जी ने, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, इंप्रूव होगी। कैसे, 7वां वेतन आयोग जो कि 2014 और जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी 16 में, जिन्हें लागू किया जाता है, अगर वहां पे देखा जाए तो जब उनकी सिफारिशों, वो भी पूरी सिफारिशें नहीं लागू की थी, कुछ सिफारिशें लागू की, तो जो मिनिमम जो सैलरीज होते थे, वेतन था 7,000 था, 7,000 से बढ़ा के कितना कर दिया, 18,000। तो तय मानो कि डबल तो होना ही है, 18 के कितने हो जाएंगे, लगभग लगभग 36,000 के आसपास पहुंच जाएगा मिनिमम। क्लियर है। तो एक तरह से देखा जाए कि ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के भी लिविंग स्टैंडर्ड तो ऊपर आएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव करेगी। और जो अपर लेवल है उसके लिए भी अगर हम देख लेते क्या होगा, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, देखिए अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम 2.5 2.5 लाख, वो भी सीधा यूँ मान के चले 5 लाख हो जानी है अधिकतम जो सैलरी है, ठीक है। तो अब और उस पर फिर क्या होगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते भी जोड़ेंगे, फिर अगले 10 साल तक वो 10 लाख तक पहुंच जाएगी। तो ये मान के चलिए कि सैलरीज वगैरह डबल हो जाएंगी। और इसके डबल होने का मतलब एक चीज़ और होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मनरेगा के वर्कर हैं उनकी भी डबल हो जाएगी, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जो ठेकेदारी में काम करते हैं उनकी भी डबल हो जाएगी। कुल मिला के जहाँ डबल नहीं होगी कम से कम 1.5 गुनी तो हो जाएगी। कुल मिलाकर के 15-20% भी अगर इंक्रीमेंट होता है सबकी सैलरी में अदर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, तो भी बेनिफिट है। और नॉर्मली मैं देखिए इतने सालों से दिल्ली हरियाणा में रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में, तो देखा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो वहाँ की आसपास की जो सरकार है, खासतौर से हरियाणा की सरकार तो इमीडिएट लागू कर देती थी, राइट। सो वो बेनिफिट मिलने ही मिलने। सेकेंडली अगर हम देखें, ये तो सैलरीज की बात हुई, फिर पेंशन की बात देखिए, क्या किसी का गुजारा आज की डेट में 9,000 रुपये में गुजारा आदमी चलाएगा तो बस किसी तरह चला रहा होगा, राइट, किसी तरह चला रहा होगा। लेकिन कम से कम अगर ये भी बढ़ के डबल हो जाए, और ये उनके लिए पेंशनर्स के लिए है, तो पेंशनर की हालत तो और ख़राब है, क्योंकि रिटायर हो चुका है, सैलरीज नहीं है, बुढ़ापा है, बीमार है, और ज़्यादा खर्च होते। तो यहाँ पे मेरे से कोई पर्सनली मेरा ओपिनियन ले तो मैं कहूँगा भाई इनको ज़्यादा बढ़ा के दो, अगर कोई गौर। हाँ, लेकिन एक चीज़ और समझ जाइएगा, जो अब सरकार ने जो न्यू पेंशन स्कीम जो लेकर के आई है, इसमें सरकार ने क्या किया है, और ये काफ़ी समय पहले से लेकर के आए हैं, अब जो नए जितने भी कर्मचारी भर्ती होते हैं वो ओल्ड पेंशन में नहीं आते हैं। कुछ राज्यों ने जरूर लागू किया है राजनीतिक कारणों से कि भाई ठीक है कर्मचारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसमें हमें खुद अपना शेयर देना पड़ता है, और जो हमारा शेयर जाता है उतना ही सरकार भी उसमें शेयर डालती है, इस तरह का होता है। तो कुल मिलाकर के वहाँ तो ये जिम्मेदारी भी नहीं है, तो उनके लिए जो पुराने टाइम के हैं या जो आर्मी वगैरह में जिन लोगों को दी जा रही, तो इस तरह की। लेकिन यहाँ पर एक ही बात समझ,
अगर ये लागू होती है तो क्या होगा? कुल मिलाकर के लोग डिमांड बढ़ेगी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। तो कोई अगर मान लीजिए अपने खाने पे कोई 10,000 रुपये खर्चा कर रहा है, उसकी सैलरी 10,000 और इंक्रीज हो जाती है, तो हो सकता है 13-14 हज़ार खर्च करने लग जाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये परिवर्तन आ जाएगा। इससे क्या होगा? मांग में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि पेंशनर के पास भी पैसा जा रहा है और जो सैलरीड लोग हैं वेतन के तौर पे उनके पास भी जा रहा है। तो डिमांड तो होगी, क्रिएट होगी। जैसे भी आप सोच के देखो, अगर आपको जो भी घर से जो पैसा आता होगा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए 2-4 हज़ार, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट आप जाएंगे पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं? दोस्तों को बुलाएंगे। तो एक तरह से डिमांड क्रिएट, या आप कपड़े खरीदने चले जाएंगे, मोबाइल ले लेंगे, आप कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं? तो बस वही चीज़ है कि जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा मनी लोगों के पॉकेट में जाएगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा? इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जब डिमांड क्रिएट होगी तो नए नए लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे कि भैया इतनी डिमांड है, चलो इस सेक्टर में चलो ये इन्वेस्टमेंट कर दो, नई फैक्ट्री डाल दो, नए ऑफिसेज बनाएंगे, नए कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में, और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्लियर है? और रोजगार मिलेगा, सब कुछ होगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो उससे क्या होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो इंक्रीज होंगे, सरकार के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा। सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार भी सोशल सेक्टर पर ज़्यादा खर्च कर पाएगी। क्लियर है? पेंशन वगैरह दुनिया भर की योजना देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, ये सब सरकार इनको भी बढ़ा देगी, और फिर कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और जो मैंने शुरुआत में कहा था, ग्रेट डिप्रेशन की बात की थी, जो मैंने वहीं रोक दी थी। अब देखिए, तो जब ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, तो वहाँ पे जॉन मैनार्ड किन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें कि नोबेल अवार्ड मिला था इस बात के लिए। उन्होंने सलाह क्या दी कि देखिए, कुल मिलाकर के लोगों की जेब में बस पैसे डाल दीजिए, और कहते काम, अरे कुछ नहीं, काम कुछ भी करवाइए, चाहे गड्ढा खुदवाइए और भरवाइए, इस बात के पैसे दीजिए। लोगों की जेब में जब पैसा आ जाएगा, लोग उसको खर्च करने मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में खर्च करने जाएंगे, इट मीन्स डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो नए रोजगार बनेंगे, सरकार को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी है। और अच्छी जो प्रतिभाएं उनको प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी अट्रैक्ट करने के लिए भी है। कुछ दिनों पहले की खबर थी ना कि इसरो में इतने इतने साइंटिस्ट छोड़ के चले गए। तो वैसी स्थितियां ना बन जाए कि इतने अब कोई आईएएस बनना ही नहीं चाहता, आईपीएस बनना ही नहीं चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई आना ही नहीं चाहता है। ठीक है? और वहां पे आना तो लोग चाहते हैं जॉब से, लेकिन अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी अच्छी प्रतिभाएं वहां चले, कैंपस से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? गिने चुने लोग आते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे और अच्छे लोग आए, और उनको लगे अट्रैक्टिव वेतन है यार, वाह महीने का 10 लाख मिलेगा, चलो भाई यहीं चलते हैं, साल भर का 1 करोड़ का पैकेज हो गया। क्लियर है? अभी भी जब आप जाएंगे अपॉइंट होंगे तो 70-80 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलें 7-8 लाख का तो पैकेज आपका होगा। लेकिन अगर 8 की जगह आपको 24-25 लाख का पैकेज मिलेगा, तो आप प्राइवेट सेक्टर की जगह यहाँ आना पसंद करेंगे। क्लियर है? तो यही चीज़ है। अब यहाँ देखते हैं तो क्या होगा। देखिए, जैसे अगर पिछली बारों को देखा जाए कि जब जब उनकी लागू की गई सिफारिशें, तो 2-3 सालों तक लगातार डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है? और क्या होता है? सकारात्मक असर देखा जाता है, मतलब पॉजिटिव, की डिमांड क्रिएट हुई है तो नए रोजगार। लेकिन एक चीज़ और देखी जाती है कि महंगाई का असर भी दिखता है। ठीक है? महंगाई बढ़ेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सारे मेजर्स उठा सकती है, तो वो भी चीज़ें करेगी, और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। क्लियर है? अब यहाँ पर जब हमने ये देखा, तो क्या सिर्फ यही है? किस तरह के प्रश्न आएंगे आपके लिए? तो अभी तक हमने जितनी कहानी जो सुनाई आपको, जो इसके बारे में बातें बताई, वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो रह गए हैं, हम उन प्रश्नों को भी देखते हैं कि क्या क्या होता है, जो सीधे सीधे प्रश्न इसके पहले आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है सीधी कहाँ से उठाई मैंने? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सरकार की वेबसाइट से सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन उठाइए, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा ऑथेंटिक है। क्लियर है? अब देखते हैं, वेतन आयोग कितने समय में सरकार को सिफारिशें देता है? क्या कोई निश्चित समय है? तो यस, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पिछले वेतन आयोग के अगर देखें तो वहां पे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। क्लियर है? तो ये रहता है कि भाई आपने इतने दिनों में देना है, क्योंकि हमने देखा 14 में बनाया, 16 में लागू भी हो गई, अभी यहाँ कह रहे हैं अभी 24 में बना रहे, 26 में दे, तो 18 महीने मतलब 1.5 साल, और दूसरे साल तक पहुंचते पहुंचते 2 साल तक होते होते वो जो सलाह है वो इंप्लीमेंट हो भी जाएगी। तो 2 साल में आप समझ जाइए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है? चलिए, 2014 से जो चल रहा है शायद अब अच्छे दिन आए। क्या वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य है? नहीं है। ये हमने पहले भी देखा था, फिर से देख लीजिए, वेतन आयोग की सिफारिश मानने के लिए सरकार बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो क्या करेगी? वो देखेगी कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है,
महंगाई जो इन्फ्लेशन का रेट कैसा है, उन सभी बातों को ध्यान में रखेगी, उसके हिसाब से बढ़ाएगी। जैसे कि 7वें वेतन आयोग ने जितना बोला था उतनी पूरी सिफारिशें लागू नहीं की गई, जितना वेतन में वृद्धि के लिए बोला गया था उतनी नहीं की गई, लेकिन जितनी की गई थी वो भी बड़ी सकारात्मक थी। अब देखते हैं सरकार कितने दिनों में आयोग की सिफारिशें लागू करती है। देखिए क्या होगा, नॉर्मली देखा जाता है कि जब वो सिफारिशें आती हैं तो विद इन अ ईयर लागू कर दी जाती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2026 से लगभग लगभग ये मान के चले कि इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी। अगला, क्या डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इनकी सिफारिशों के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो सेना और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं, उनकी भी सैलरीज इंक्रीज होंगी, उनकी भी पेंशन बढ़ जाएगी। क्लियर है? और देखते हैं क्या पब्लिक सेक्टर यूनिट जो पीएसयूज होते हैं उनके कर्मचारी अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं? हमने पहले भी देखा वो नहीं आते हैं। क्लियर है? ऑटोनोमस बॉडी, इसे बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे बीएसएफ। क्लियर है? सीआईएसएफ, ये आर्मी नहीं है, ये पुलिस नहीं है, ये क्या है, अर्धसैनिक हैं। ठीक है? और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं होते हैं, ये होते हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। क्लियर है? ओके। जैसे हम क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर हो गई, एसएसबी हो गई, सशस्त्र सीमा बल हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। ठीक है? ये सारी जितने भी क्या, हाँ बिल्कुल, वो रेलवे का है, वो रेलवे का, वो अलग है, ध्यान रखिए वो रेलवे के लिए, ठीक है, वो अलग से है। तो ये जितने मैंने नाम लिए ये सारे होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये सारे किसके लिए हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस तो ये होंगे। क्लियर है? और कोई प्रश्न आपके दिमाग में जो भी मन में आ रहा हो तो पूछिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन उसके लिए रेलवे का अलग बनाया जाएगा। ठीक है? और रेलवे के लिए भी अलग से गठित किए जाते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखें, जो जो इसके अंतर्गत हैं वो ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। और केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी हैं, केंद्रीय सेवाएं हुई, वो सारे उनके कर्मचारी भी सब इसके अंतर्गत आएंगे। जो आप जो बोल रहे हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो रेलवे का फोर्स होता है। ठीक है? जिसे आप आरपीएफ बोलते हैं ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो रेलवे का है। ठीक है? एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन, कोई और प्रश्न हो आप लोगों के? जस्ट अ मिनट।